Hello everyone, this is Twinkle Sony. Welcomes you back to the family venture. स्टार्ट करते हैं आज फिर से सॉल्यूशन कॉलिगेटिव का नेक्स्ट पार्ट है ना। नहा धो के बढ़िया वीडियो बना रहे हैं हम लोग आज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी थी हमें। लास्ट वीडियोस में हमने जो पढ़ा था सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। लास्ट में राउल्ट्स लॉ पढ़ा था एंड राउल्ट्स लॉ के बाद जो हम लोगों ने देखा था वो था, यानी राउल्ट्स लॉ के अंदर ही जो हमने देखा था कि हमने मिक्सेबल लिक्विड्स, जो दो ऐसे लिक्विड्स जो कि एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं बहुत ही अच्छे से, उनका हमने पार्शियल प्रेशर निकालना सीखा था, ठीक है ना। और हम उनका पार्शियल प्रेशर मतलब वो दोनों उड़ रहे थे, दोनों वोलाटाइल थे, याद हो अगर तुम्हें तो। दोनों के दोनों उड़ रहे थे और उड़ रहे थे यानी वेपराइज हो रहे थे और कुछ प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, कुछ टोटल वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे और उस टोटल प्रेशर को हम लोग कैलकुलेट करना सीख रहे थे। आज भी उसी राउल्ट्स लॉ का एक्सटेंडेड फॉर्म में आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है, ठीक है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है बच्चों। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोलगेट नहीं है, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। क्या कहा मैंने? प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, जो कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज को कोई लेना देना नहीं होता, डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट का कैसा नेचर है। सोल्यूट ज़्यादा टूटता है, कम टूटता है, टूटता ही नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना। इस बात से कोई लेना देना नहीं होता इन प्रॉपर्टीज को। ये सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। आप यूरिया डाल दो, शुगर डाल दो, सॉल्ट डाल दो, कुछ भी डाल दो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपने कितना नंबर डाला है, ठीक है ना, आपने कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डाले हैं, डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। मास पे नहीं डिपेंड करती और क्या कहते हैं इसको, नेचर पे भी नहीं डिपेंड करती। मास पे डिपेंड करेगी ऑब्वियसली क्योंकि मोल पे डिपेंड कर रही है, नेचर पे नहीं डिपेंड करती। इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ठीक है ना। सिर्फ नंबर पे डिपेंड करने वाली जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देयर आर चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इस चैप्टर में हमने पढ़नी होती है। कौन कौन सी चार हैं देखते हैं। सबसे पहली जो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ दैट इज रिलेटिव lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure, शॉर्ट फॉर्म RLVP फैशन में है इसका, ठीक है ना। राउल्ट्स लॉ भी इसके अंदर यूज होता है। वेपर प्रेशर वर्ड आ गया है तो वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ से रिलेट करता है। सो RLVP आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेकंड जो होती है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। नीट वालों को पता होगा, नीट वाले रिलेट कर सकते हैं इसको, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ऑस्मोसिस पढ़ते हैं नीट वाले, है ना, वो किशमिश का फूलना और वो सब, तो वो सारी चीज़ें ऑस्मोसिस जो है बेसिकली यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, उससे ही रिलेटेड एक प्रेशर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। याद रखें, वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैं वेपर प्रेशर की बात नहीं कर रही हूँ, वेपर प्रेशर से ही रिलेटेड एक फेनोमेना है रिलेटिव लोअरिंग। क्या है सिखाऊंगी अभी, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड आता है, थर्ड इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड लास्ट वन, द फोर्थ वन इज depression in freezing point, डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। सो देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, second one is osmotic pressure,
देन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसका एलिवेशन और डिप्रेशन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसी प्रकार वेपर प्रेशर नहीं है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसका रिलेटिव लोअरिंग है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब भाई क्या है ये रिलेटिव लोअरिंग? रिलेटिव लोअरिंग तब से किए जा रही हूँ मैं, देखते हैं क्या है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आई होप लिख लिया होगा आप लोगों ने। सो मैं इसको यहाँ से डिलीट करती हूँ, डिलीट नहीं करती हूँ, इरेज करती हूँ, एक ही बात होती है वैसे। सो टू स्टार्ट विथ इधर पे हेडिंग डालेंगे मस्त RLVP, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर पे जाना पड़ेगा, थोड़ा वेपर प्रेशर को याद करना पड़ेगा, है ना। वेपर प्रेशर क्या चीज़ थी बच्चों? देखो एक कंटेनर मैंने लिया हुआ था, मैंने लास्ट टाइम वेपर प्रेशर समझाया था आपको। यहाँ पे मैंने लिया हुआ था एक लिक्विड A, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया हुआ था एक प्योर लिक्विड A। तो यहाँ पे सारे के सारे A के मॉलिक्यूल्स थे जो कि सरफेस पे नीचे इधर उधर कोने यहाँ वहाँ सब जगह पड़े हुए थे। तो जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स थे उन पे तो कोई असर नहीं आ रहा था, पर जो सरफेस के मॉलिक्यूल थे वो उड़ रहे थे। ढक्कन को मैंने बंद कर दिया था इसके, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम लाना था मुझे। तो ए जब यहाँ पे उड़ रहा था तो यहाँ पे ढेर सारे ए जमा हो गए थे और वो सारे के सारे ए नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहे थे, और उसको ही मैं बोल रही थी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, ठीक है ना, जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर रखा था P0A से। अगर आपको याद हो P0A को मैंने बोल रखा था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, सही है, लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया था, हमने इसमें एक और वोलाटाइल यानी उड़ने वाला लिक्विड मिलाया था B, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फिर से B मिलाने वाली हूँ, पर अब की बार B वोलाटाइल नहीं होगा बच्चों, अब की बार B होगा नॉन वोलाटाइल। देखो अगर मैं आप लोगों को जरा बताऊं तो सोल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं बेटा, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है ना। जो मैंने लास्ट टाइम मिलाया था सॉल्यूट, मेरा सॉल्यूट था वोलाटाइल, लास्ट वाला जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था वो था मेरा वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है ना। अब के लेक्चर में जो बताऊंगी वो होने वाला है मेरा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, और सॉल्वेंट तो मेरा वोलाटाइल ही रहने वाला है, यानी सॉल्वेंट तो आज भी उड़ेगा पर आज सॉल्यूट नहीं उड़ेगा, ठीक है। सो मैंने इसमें क्या किया, ऑन मिक्सिंग मैंने मिक्स कर दिया नॉन वोलाटाइल ना उड़ने वाला सॉल्यूट बी मिक्स कर दिया, ठीक है। अब बना दिया, फिर दूसरा डब्बा लिया ढक्कन लगा के, है ना, और इसमें फिर लिया, यहाँ पे ए लिया है और बी लिया है। तो अब बेटा यहाँ पे कुछ ए के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ऐसे सरफेस पे पड़े हुए हैं, पर देखो ना बी भी तो है साथ में। अगर मान लो बी यूरिया है या बी शक्कर है तो बी कहाँ रहेगा, बी यहाँ थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर सरफेस पे रहेगा, छोटा छोटा बी रहेगा सरफेस पे, सही है। कहीं कहीं ए रहेगा, कहीं कहीं बी रहेगा। तो होगा क्या, अब बी तो उड़ नहीं सकता, पर बी कुछ ना कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस के साथ ए को भी अपनी तरफ बांध के रखेगा, ठीक है। और जिस जगह पर, जो जगह ए ने ऑक्यूपाई करनी चाहिए थी, अब वो जगह सरफेस पे किसने ऑक्यूपाई कर ली, बी ने ऑक्यूपाई कर ली। तो होना क्या था, ए तो अभी भी उड़ेगा, पर बेटा यहाँ जो प्रेशर बनना चाहिए था, अब वो ऑब्वियसली जो प्योर ए था उससे जो प्रेशर बन रहा था, यानी जो P0A हमारा बन रहा था, यहाँ वाला प्रेशर उससे कम बनेगा। समझ पा रहे होंगे, यहाँ वाला जो प्रेशर है इसको मैं PS बोल देती हूँ। PS का मतलब क्या होता है बेटा, PS का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ओके, इसको मैं बोल देती हूँ PS, ठीक है। सो अब ये जो PS है, PS क्या रहने वाला है, PS आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को ये, ओके। PS क्या रहने वाला है, PS रहने वाला है छोटा, किससे, P0A से। यानी जो भाई ऐसा क्यों रहने वाला है, PS P0A से छोटा क्यों होने वाला है, क्योंकि सरफेस पे बहुत सारी जगह जो ऑक्यूपाई करनी चाहिए थी ए ने, वो ऑक्यूपाई कर ली किसने, बी ने, और बी खुद तो उड़ेगा नहीं, यानी बी खुद भी नहीं उड़ेगा और ए को उड़ने भी
नहीं देगा। सो उस कारण क्या होगा, जो नेट नेट वेपर प्रेशर बनेगा सोल्यूशन का, दैट विल बी लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। सो पीएस विल बी लेस देन व्हाट, पी नॉट। पीएस क्या है, पीएस है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, और पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अब कितने से कम हो गया, तो मान लीजिए आप कि भाई पीएस का कुछ वैल्यू है 80 और पी नॉट ए का कुछ वैल्यू है 100, तो यहाँ पे पीएस कम हो गया ना, 20 से कम हो गया ना, कितने से कम हो गया, कुछ वैल्यू से कम हो गया। तो ये जो वैल्यू आई पी नॉट ए माइनस पी एस, ये जो डिफरेंस आया, ठीक है ना, इस डिफरेंस को, यानी ये वो डिफरेंस है जितने से वेपर प्रेशर कम हुआ है। मान लो अगर ये 100 है तो ये उससे कुछ कम रहेगा। ये मैंने अप्रोक्सीमेटेड ऐसी समझी हुई, सोची समझी वैल्यूज है, ये कोई ऐसी है नहीं वैल्यूज, ठीक है ना, कहीं लिखी हुई नहीं है। सो ये जितने से भी कम हुआ है, इस पर्टिकुलर इस डिफरेंस को, ये डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर को, जो ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर इज कॉल्ड, इस डिफरेंस को मैं एक स्पेशल नाम, यहाँ पे एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं इसके लिए, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या टर्म यूज करते हैं भाई, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है ना। इस टर्म को, इस बेसिकली इस चीज को कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। अब ये जो कम हुआ है, तो इसको हम लोग किसी के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे हम, अब ये जो कम हुआ है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट ए माइनस पी एस, इसको बेटा डेल्टा पी भी कहते हैं। डेल्टा पी यानी डिफरेंस इन वेपर प्रेशर, यानी वही लोअरिंग, हमारा डेल्टा पी ही तो है एक्चुअली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अगर इस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को मैं क्या बोलते हैं, कंपेयर करूं हमारे ओरिजिनल वेपर प्रेशर से। ओरिजिनल वेपर प्रेशर कौन, हमारा प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर यानी हमारा पी नॉट ए, ठीक है ना। तो ये जो रेशो बना, ये रेशो किसका भाई, रेशो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू आवर ओरिजिनल वेपर प्रेशर। ओरिजिनल वेपर प्रेशर कौन, तो भाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ये जो रेशो है, इसी रेशो को बेसिकली RLVP यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाता है। रिलेटिव यानी क्या होता है, रिलेटिव यानी होता है कंपैरिजन, रिलेटिव यानी होता है हमारा क्या बोलते हैं उसको, रेशो। तो रेशो बेसिकली मैं किसके साथ ले रही हूँ, कंपैरिजन में किसके साथ कर रही हूँ, ओरिजिनल वेपर प्रेशर के साथ। सो बेसिकली व्हाट इज RLVP, सो RLVP इज नथिंग बट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नथिंग बट डेल्टा P अपॉन P नॉट A, that is delta P is what, P naught A minus PS upon P naught A। बच्चों यही कहलाता है हमारा RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये मैथमेटिकली किसके बराबर आता है, देखेंगे, ये हटा दूं यहाँ से। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है, ये मैथमेटिकली आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। प्रूव करके दिखाऊंगी कैसे आता है। क्या कहा मैंने कि भाई मैथमेटिकली अगर मैं इसको देखूं या अगर मैं इसको प्रूव करने जाऊं, तो मेरा जो RLVP है, यानी जो मेरा P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट, ये जो टर्म है ये इक्वल आती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। किसके बराबर भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे आती है, ऐसा कैसे होता है। तो बेटा इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा राउल्ट्स लॉ। फॉर दिस वी हैव टू यूज राउल्ट्स लॉ। देखो राउल्ट्स लॉ हम यूज करते हैं, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, तो जरा वो सोल्यूशन को हमको वापस बुलाना पड़ेगा। कौन सा सोल्यूशन, वही हमारा जिसके ऊपर ए था और बीच बीच में कहीं बी चिपका हुआ था, कहीं कहीं ए था, कहीं कहीं बी था, याद होगा तुम्हें। ये बेसिकली क्या था, ये ए और बी का मिक्सचर था, जहां बी था नॉन वोलाटाइल और ए था वोलाटाइल। सो बेसिकली क्या कहता है हमारा जो राउल्ट्स लॉ है, वो क्या कहता है, तो भाई अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ अगर आपको याद हो, तो द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, जो हमारा वेपर प्रेशर होता है सोल्यूशन का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। याद हो अगर, ये लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, याद रखें हमेशा, मोल फ्रैक्शन
ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट, ऐसा ही कुछ लास्ट वीडियो में भी आपको ये बताया था मैंने, राउल्ट्स लॉ, ठीक है ना। यानी याद रखें हमेशा ये चीज कि जो भी वेपर प्रेशर, कॉमन सेंस भी है ये, जब भी आप दो चीजों को मिला रहे हैं जिसमें से एक चीज जो है वो वेपराइज हो सकती है और दूसरी चीज वेपराइज नहीं हो सकती, एक चीज वोलाटाइल है और दूसरी चीज वोलाटाइल नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात है। और ऊपर जितना भी वेपर प्रेशर बनेगा वो सिर्फ किसके हिसाब से बनेगा, वो सिर्फ किसके कारण बनेगा, तो वो सिर्फ उस कंपोनेंट के कारण बनेगा जो वेपराइज हो सकता है। तो कॉमन सेंस की बात है, सोल्यूशन के अंदर जितना ज्यादा वेपराइजेबल कंपोनेंट होगा, जितना ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट होगा, उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा। सो ऑलवेज द वेपर प्रेशर विल बी व्हाट, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट दैट इज यूज्ड इन मेकिंग द सोल्यूशन। यानी आप जितना ज्यादा ए यहाँ डालोगे, ए उतना ही ज्यादा इवेपोरेट होगा, वेपर प्रेशर उतना ही बनेगा। यानी सिंपल है कि भाई वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, जिसको मैं पीएस भी कहती हूँ बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट, यानी कि ए के। सही बात है। सो अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिखूं तो यहाँ पर देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। So PS is directly proportional to mole fraction of A, मतलब ही mole fraction of solvent, because solvent ही तो यहाँ पर volatile है, solute तो non volatile ले रखा है हमने। So अगर मैं इसको यहाँ पर proportionality हटाऊं, ठीक है ना, so मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, PS is directly proportional equal to, ठीक है ना, K constant into mole fraction of solvent। अब PS is equal to P naught इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये वही चीज़ है जो हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कर रखी है, अगर आपको याद हो तो PA हमने निकाला था, है ना। सो वहाँ पर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को, वैसे ये तो एक इक्वेशन मेरी राउल्ट्स लॉ की आ चुकी है, PS इक्वल टू P नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये ऑलरेडी बस इस इक्वेशन को यूज़ करके ही आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इक्वेशन, ठीक है ना, यूज़ की जा सकती है फॉर कैलकुलेटिंग द वेपर प्रेशर of the solution containing any non-volatile solute along with a volatile solvent। ऐसा सोल्यूशन जिसमें शक्कर या यूरिया या नमक, ऐसा कोई सोल्यूट डाला गया हो जो उड़ नहीं सकता पर सॉल्वेंट उड़ सकता है, वैसे सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए आप इस फॉर्मूले को आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसी फॉर्मूले का मॉडिफाइड फॉर्म है बेटा ये वाला फॉर्मूला। कैसे आएगा देखो, आप यहाँ पे सीधा सीधा पुट कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को पुट कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को आप यहाँ पे पुट कर सकते हो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इट इज वेरी इजी, एवरीवन नोज दैट। सो PS इक्वल टू P नॉट 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सिंप्लीफाई करो, PS इक्वल टू P नॉट माइनस P नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ। सो P नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू P नॉट माइनस PS। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ गया बेटा P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, दैट इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ RLVP। सो RLVP comes out to be what? RLVP comes out to be mole fraction of solute। ठीक है, सो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को आप n अपॉन n प्लस n लिख दीजिए इक्वल टू P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। अब ये n और n की क्या माया है भाई, तो ये छोटा वाला n जो है इसको मैं ले लेती हूँ मोल ऑफ सोल्यूट, आई होप दिख रहा होगा, और बड़े वाले n को मैं ले लेती हूँ मोल ऑफ सॉल्वेंट। सो ऊपर मैंने दिए सॉल्यूट के मोल, नीचे मैंने दिए सॉल्वेंट के मोल। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले की मदद से, इस फॉर्मूले की मदद से हम काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जेई के एग्जाम में और नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, RLVP, इन्हीं के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो फटाफट देखें, लिख लें, इसको सॉल्व करते हैं बढ़िया से, छोटे छोटे कुछ 1-2 क्वेश्चंस, और फिर इन्हीं फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताऊंगी मैं आप लोगों को, फिर आगे बढ़ेंगे।
So where is the duster? मिटाती हूँ इसको यहाँ से. देखते हैं क्वेश्चन. बढ़िया क्वेश्चन है. कैलकुलेट द वेट ऑफ यूरिया which must be dissolved in 392 grams of water so that the solution has vapor pressure 2% less than that of pure water. ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, समझने वाला क्वेश्चन. देखेंगे. कैलकुलेट द वेट ऑफ यूरिया. यूरिया हमने घोला हुआ है विच मस्ट बी डिजॉल्व इन 392 ग्राम ऑफ वाटर. 392 है वाटर का मास दिया हुआ है. सो दैट द सोल्यूशन हैज़ वेपर प्रेशर. तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, जो PS है, ठीक है ना, इट शुड बी 2% लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर. तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर मैं क्या ले लेती हूँ, P0, ठीक है ना. सो जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो 2% लेस है किसके वेपर प्रेशर से, वो है हमारे प्योर इसके सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से. सो मैं अगर P0 को 100 ले लूँ, ठीक है, P0 को अगर 100 ले लूँ तो 2 कम है, ठीक है ना, 2 से कम है, यानी कि जो मेरा PS है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 98. सही है ना, 2% से कम है. तो यानी 2% ले लिया अगर तो 2/100 ले लिया अगर, और अगर P0 को मैंने 100 ले लिया तो 2 से कम हो जाएगा. यानी सिंपल PS क्या हो जाएगा, PS हो जाएगा 100 - 2 दैट इज 98 हो जाएगा मेरा PS. ठीक है. सो बस आपको P0 भी मिल गया, PS भी मिल गया. आपको वेट ऑफ यूरिया निकालना है, बड़े आसानी से निकाल पाओगे आप. देखो कैसे निकाल पाओगे. P0 - PS अपॉन P0 इक्वल टू N/N+N. ये फॉर्मूला लगा दो. P0 क्या दिया हुआ है आपको 100, ठीक है ना. PS क्या दिया हुआ है 98 डिवाइडेड बाय PS अगेन क्या दिया हुआ है, सॉरी P0 अगेन क्या दिया हुआ है 100 इक्वल टू N. N मतलब मोल ऑफ क्या है, ये यूरिया. तो मोल ऑफ यूरिया क्या आ जाएगा, मास अपॉन GMM ऑफ यूरिया. याद करवा चुकी हूँ बहुत बार कि भाई मॉलिक्यूलर वेट जो होता है यूरिया का वो होता है 60. अगर याद नहीं रहता तो निकाल लो. फॉर्मूला होता है NH2C डबल बॉन्ड हो NH2. कैलकुलेट करके निकाल लो तो वो हो जाएगा M/60 अपॉन M/60 प्लस 392/18. सो 392/18 ये कुछ कर लेंगे उसको फटाफट कैलकुलेट. 100/98 आ जाएगा 2/100 इक्वल टू, एक काम करते हैं इसको मोल ही रखते हैं अभी, है ना, वो ज़्यादा अदरवाइज ज़्यादा आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. सो इट विल बी N/N प्लस 392/18. 18 चला जाएगा 392 से, कितने से जाएगा भाई, 3 चला जाएगा 18. अरे 39/18 ना करो, तो 18 2 हो जाएगा 36. सो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 और 2 बच जाएगा 32. ये तो कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू आती सी दिखती है मुझे. 21 पॉइंट समथिंग आएगा.
1 वगैरह ले लो, ठीक है। सो ये आ जाएगा 1/50, सो इट विल बी 1/50 इक्वल टू n अपॉन n प्लस 21 पॉइंट समथिंग 1 ले लो। इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहाँ से इसको n की वैल्यू निकाल सकते हो बहुत ही प्यार से, ठीक है ना। n की वैल्यू निकाल लो और उसके बाद आप n यानी क्या है, हमारे मोल्स है यूरिया के। सो यूरिया के मोल्स को आप क्या कर सकते हो, यूरिया के मोल्स को अगर आप सीधा सीधा लिख दोगे मास बाई 60 GMM से, सो मोल से इसको कर देना इक्वेट। अब मैं मास आपको बता देती हूँ कितना आएगा। मास आने वाला है तुम्हारा 26.67 ग्राम्स। मेरे पास यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेटेड दी हुई है बच्चों, है ना। बहुत ही आसान सी चीज़ है, कैलकुलेट कर सकते हो। मोल निकाल लो, उसको मास और जीएमएम से इक्वेट कर दो, सिंपल। यहाँ पर जो चीज़ आपको सीखने वाली थी वो क्या थी, देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको दिया हुआ था वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है, 2% लेस दिया हुआ है। 2% लेस दिया हुआ है किससे, ओरिजिनल वेपर प्रेशर से, यानी जो हमारा पीएस है वो 2%। अगर मैं पी नॉट को 100 ले लूँ सो वो 2 से कम दिया हुआ है, यानी पीएस जो है मेरा 98 दिया हुआ है, ठीक है। बस मैंने फॉर्मूला लगा दिया और तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। सो अब इसी तरीके से यही वाला जो हमारा एक RLVP का फॉर्मूला है, कौन सा हमारा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। कई बार क्या होता है, हमको मैक्सिमम टाइम्स बोर्ड वगैरह में मैक्सिमम टाइम्स हमको पी नॉट निकालने बोलता है, ठीक है ना, या पी एस निकालने बोलता है, पी नॉट दे देता है। सो होता क्या है, पी नॉट यहाँ भी माइनस करने में आ रहा है, पी नॉट नीचे भी डिवाइड करने में आ रहा है। सो अननोन बार बार आ जाता है। पी नॉट हमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा मुश्किल कर देता है। सो मैंने क्या किया हुआ है, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, अब जो मैं आगे बताने वाली हूँ किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये जो फॉर्मूला है मैंने क्या किया हुआ है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है, और ये जो नीचे का पी नॉट है मैंने उसे एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। इसे एलिमिनेट करने से क्या हुआ है कि मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको भी ये चीज़ समझ में आएगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। आप जितनी भी बुक्स में आप देखेंगे आपको यही वाला फॉर्मूला दिखेगा, और इसीलिए मैंने पहले यही वाला फॉर्मूला डिराइव करवाया है और इससे क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाया है कि ये फॉर्मूले से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड या स्टेट बोर्ड कहीं का भी एग्जाम दे रहे हो तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर स्टेट बोर्ड। बट जेईई और नीट के एग्जाम्स में क्या होता है ना, हमें बहुत फास्ट कैलकुलेशंस करने होते हैं, यानी हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में फंस नहीं सकते, ठीक है ना। सो इसीलिए ये वाले फॉर्मूले को जब आप यूज़ करोगे तो आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे कि आप बहुत फंस रहे हो कैलकुलेशंस में, कहीं ना कहीं पी नॉट आपको, ये जो डिनोमिनेटर वाला पी नॉट है ये आपको फंसा देगा। सो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल अभी जो बताऊंगी एक ट्रिक, एक फॉर्मूला बताऊंगी, आप उसको यूज़ कर सकते हो और फिर उसको यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी कैलकुलेशंस करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो और फिर उसके बाद बताती हूँ। सो यहाँ पे कुछ थोड़ी टेक्निकल इश्यूज़ के कारण मैं अभी इस वीडियो में उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करूँगी, ठीक है। मैं उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। सो थैंक यू गाइस। अभी जो लास्ट में क्वेश्चन किया है जिसमें हमने मास निकाला था सॉल्यूट का, ठीक है ना। एक चीज़ समझ लो, मैं यहाँ पे जो भी RLVP के क्वेश्चंस अभी करवा रही हूँ, जिसमें मैंने अभी तुम लोगों को एक फॉर्मूला डिराइव करके दिया था जो कि हमारा था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की इक्वेशन आई थी, और ये हमारी इक्वेशन के अंदर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट जो आया था वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर आया था, ठीक है। किसके बराबर आया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट में मैंने अभी आप लोगों को एक क्या बोलते क्वेश्चन करके दिया है, जिसमें मैंने n अपॉन n प्लस n वाले फॉर्मूले से आपको मास ऑफ सोल्यूट डिराइव करके दिया था, ठीक है। सो अभी आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हम लोगों ने जो सॉल्यूट लिया था वो था नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। यहाँ पर अभी मैं थोड़ी चालाकी करने वाली हूँ क्योंकि मैं तो बहुत चालाक हूँ, सबको पता है ना। तो मैं अभी यहाँ पर जितने भी सॉल्यूट लेने वाली हूँ वो सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट लेने वाली हूँ। अब मैं ऐसा क्यों करने वाली हूँ, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोलाइट लेते ही कहानी बदल जाएगी,
क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की टेंडेंसी होती है कि वो डिसोसिएट या एसोसिएट होता है। जैसे ही हम नमक को पानी में डालेंगे वो धूम मचाएगा, ठीक है, या तो वो टूट जाएगा या तो फिर कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है जो कि किसी सॉल्वेंट में जाकर के जुड़ भी जाए, एसोसिएट भी हो जाए। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बेंजीन के अंदर एसिटिक एसिड डाल दो, वो जुड़ जाता है, डाइमराइज हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, हाँ, यहाँ पर हमने सारे के सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिए हुए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट लेते ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे, भाई टूटेगा। जब NaCl मैंने डाला तो डालने से पहले NaCl जुड़ा हुआ था, जैसे ही अंदर गया धूम मचा दिया, ठीक है ना, Na अलग Cl अलग, तो एक पार्टिकल डाला था, डालते ही दो हो गए, सही है। कोरोना वायरस की तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। सो वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सच अ प्रॉपर्टी विच ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट, विच ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल। वो नेचर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है ना। RLVP इज एन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो RLVP चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट लेते ही, टूटते ही या जुड़ते ही, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होते ही RLVP जो है वो चेंज हो जाएगा। सो इन दैट केस क्या होगा, RLVP चेंज हो जाएगा, तो हमें क्या बोलते हैं, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम इलेक्ट्रोलाइट वाला केस लेंगे तो उसमें हमें फॉर्मूले में थोड़ी सी कुछ तोड़ मड़ोड़, कुछ मॉडिफिकेशंस करने होते हैं। क्या करने होंगे मॉडिफिकेशंस, वो मैं बताऊंगी आपको कैसे करने होंगे, ठीक है। और जब तक मैं वो मॉडिफिकेशंस नहीं बता रही हूँ बच्चों, तब तक, ठीक है ना, तब तक हम लोगों को सारे के सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाले केसेस ही यहाँ पे देखने हैं, ठीक है। वेल, अभी मैं फिलहाल आपको इसी फॉर्मूले का एक और मॉडिफाइड फॉर्म बताने वाली हूँ, वो वाला नहीं, टूटने वाला जुड़ने वाला नहीं, ठीक है, दूसरा मॉडिफाइड फॉर्म है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि मोस्टली अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमें मास ऑफ सल्यूट पूछा हुआ था, ठीक है ना, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन में हमें मास ऑफ सल्यूट पूछते हैं, GMM ऑफ सल्यूट पूछते हैं, मोल ऑफ सल्यूट पूछते हैं, ठीक है। और वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी नीचे आती है, यहाँ पर भी मास ऑफ सल्यूट आ जाएगा, यहाँ पर भी मास ऑफ सल्यूट आ जाएगा, यहाँ पर GMM ऑफ सल्यूट आ जाएगा, यहाँ पर भी GMM ऑफ सल्यूट आ जाएगा। तो नीचे ये इतना बड़ा एडिशन वाला टर्म होने के कारण बेटा होता क्या है कि क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है मुझे कैलकुलेशन करने में, ठीक है। सो कैलकुलेशन करने में बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत टाइम कंज्यूम करता है ये वाला फॉर्मूला अगर मैं यूज़ करती हूँ तो। इसीलिए मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करूंगी, थोड़ा सा इसके अंदर क्या बोलते हैं मॉडिफिकेशन करूंगी, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ऐसे करूंगी कि आपको कैलकुलेशंस करने में मुश्किल ना हो और आप बहुत फटाफट से चीज़ों को सॉल्व कर पाओ। अच्छा, मैं जो मॉडिफिकेशन करने वाली हूँ उसका एक और फायदा आपको मिलने वाला है, उसी को मैं थोड़ा मोलालिटी के टर्म्स में भी लिखूंगी, क्योंकि मुझे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें डायरेक्टली मोलालिटी पूछी जाती है। आप भी एक्सपीरियंस करोगे जब आप इस तरह के क्वेश्चंस करोगे तो, ठीक है ना, मोलालिटी पूछते हैं। तो वेल, अब बहुत भाषणबाजी हो गई, थोड़ा काम करना शुरू करते हैं, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। कैसे करेंगे, स्टेप्स पे ध्यान देना, बहुत ही ईजी है। दोनों साइड पलट दो इसको पहले, तो ये हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 सुंदर सा नाम दे देती हूँ, ऑन रिवर्सिंग इसको मैं रिवर्स कर देती हूँ, इक्वेशन नंबर 1। तो पलट दिया तो P0 अपॉन P0 माइनस PS विल बी इक्वल टू N प्लस N अपॉन N, सही है। अब देखेंगे क्या हो रहा है, P0 अपॉन P0 माइनस PS ऐसा लिख सकते हैं इसको, आई गेस, हाँ, इक्वल टू इसको लिख सकते हैं N बाई N, तो वो हो जाएगा 1 प्लस N बाई N, सही है। 1 को यहाँ पे लेके जाएंगे, नीचे दिख रहा है क्या, यस कैमरामैन, यहाँ पे लिखूंगी तो दिख जाएगा। सो P0 माइनस P0 अपॉन P0 माइनस PS दिख रहा है क्या, चेक करें। 1 को इधर लेके आएंगे, -1 इक्वल टू N बाई N, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। P0 माइनस P0 प्लस PS हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय P0 माइनस PS इज इक्वल टू N बाई N। सो P0 आराम से कैंसिल हो जाएगा। सो PS अपॉन P0 माइनस PS इक्वल टू N बाई N, अगेन रिवर्सिंग बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा देखेंगे जरा।
पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन बाई एन। देखो गड़बड़ कहाँ आ रही थी, हमें कैलकुलेशंस में मिस्टेक हो रही थी या कैलकुलेशन बहुत लंबे हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्योंकि यहाँ नीचे एडिशन का टर्म आ रहा था, तो मुझे बहुत एलसीएम लेने के झंझट हो रहे थे। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सीधा नीचे का वो सम वाला झंझट ही हटा दिया, मैंने सीधा n बाई एन लिख दिया। तो अब मुझे नीचे बहुत ज़्यादा एलसीएम लेने की झंझट नहीं करनी पड़ेगी। यू विल एक्सपीरियंस कि बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला, इसको मैं नाम देती हूँ फॉर्मूला नंबर 2, बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला आपके क्वेश्चंस थोड़े फास्ट हो रहे हैं। दैट डजंट मीन कि ये दुनिया में कोई और चीज को रिप्रेजेंट करता है, कतई नहीं। ठीक है, ये भी आरएलवीपी का फॉर्मूला है, ये भी आरएलवीपी का फॉर्मूला है, दोनों आरएलवीपी के फॉर्मूले हैं। ठीक है, दोनों सेम चीज कैलकुलेट करके देंगे, दोनों सेम चीज के फॉर्मूले हैं। बस फर्क ये है कि ये कैलकुलेशन को थोड़ा सा डिफिकल्ट लेंदी बनाता है और ये कैलकुलेशन को आसान करता है। पर याद रखें, अंडरलाइन करें मेरी इस बात को कि अगर आप बोर्ड एग्जाम में इस तरह का आरएलवीपी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आरएलवीपी बोर्ड एग्जाम में भी है, अगर आप बोर्ड एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो मेरे बच्चों, तो ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1। बोर्ड एग्जाम क्यों भाई, ऐसा क्यों? अभी तो मैम क्या कितना झूठ बोलते हो आप, अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हो। अब भी आपने कहा ना, मैंने कहा ना कि भाई दोनों चीजें सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों फॉर्मूले सेम चीज को कैलकुलेट, हाँ मैंने ही कहा। पर बोर्ड एग्जाम वाले थोड़े पर्टिकुलर होते हैं, ठीक है ना, वो इस फॉर्मूले को नहीं जानते, और अगर जानते भी हैं तो नहीं मानते। समझ में? हालांकि ये चीज इसी चीज का मॉडिफाइड फॉर्म है, कुछ नहीं किया मैंने, थोड़ी बेसिक मैथमेटिक्स लगाई है बस। बट अगर आप इसको, इस फॉर्मूले को लगाकर वहां क्वेश्चन पूरा भी सही सॉल्व करोगे, आंसर करेक्ट भी लाओगे, तो भी वो आपको मार्क्स नहीं देंगे, क्योंकि उनको तो भाई रटी रटाई चीज चाहिए, उनको तो यही वाला चाहिए। तो आप अगर बोर्ड एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो तो भाई इस फॉर्मूले से सॉल्व करो, क्योंकि बेटा बोर्ड एग्जाम में टाइम भी आपके पास थोड़ा ज्यादा होता है और वो थोड़े पर्टिकुलर है, बोर्ड एग्जाम के लिए ये यूज करो। ठीक है, पर जेई नीट में हमें थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करना होता है, थोड़ा हमें एक टाइम बाउंडेशन होता है, फिर कैलकुलेशंस भी हमें थोड़े इजी चाहिए होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करो। समझ में आ रहा है? थोड़ा पीछे डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, कैसे घर से हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो बाहर थोड़े पुलिस वाले चल रहे हैं, क्योंकि वो कोरोना का बहुत ज़्यादा भी चल रहा है। हमारे एरिया में थोड़ा कर्फ्यू लगा हुआ है, बिकॉज हमारे एरिया को हॉटस्पॉट रेड जोन घोषित कर दिया गया है। बहुत सारे कोरोना पॉजिटिव हमारे आसपास मिल रहे हैं हमें। ठीक है, थैंक गॉड, आप सबकी दुआ से हम लोग बचे हुए हैं, पता नहीं कब तक बचे रहेंगे। वेल, कोशिश कर रहे हैं कि बाहर ना जाएं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके घर पे ही रहें, आप लोग भी घर पे ही रहिए, है ना। सो वेल, इस फॉर्मूले के बारे में बात करूंगी। तो ये वाली जो चीज़ है ये आपको यूज़ करनी है जब आपको थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करना है। वेल, इसी चीज़ को मैंने आपको कहा था ना एक चीज़, कि भाई मोलालिटी भी बहुत बार पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, आरएलवीपी के क्वेश्चन में मोलालिटी डायरेक्टली पूछ लेते हैं वो लोग। तो मोलालिटी अगर आपको डायरेक्टली पूछी जा रही है बेटा, तो बस कुछ नहीं, मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर दूंगी इसमें और इसमें। देखो क्या फर्क हो रहा है, पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस, नीचे आ रहा है पी नॉट, यहाँ नीचे आ रहा है पी एस, यहाँ आ रहा है एन अपॉन एन प्लस एन, यहाँ आ रहा है सीधा सीधा एन बाई एन। ठीक है, सो अब इसको ही थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूंगी। देखो जरा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट। तो मोल ऑफ सोल्यूट को मैं वैसा ही लिखूंगी, नीचे आएगा मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट को मैं लिख सकती हूँ मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय जीएमएम। तो जीएमएम ऊपर चला जाएगा, जीएमएम ऑफ सॉल्वेंट। जीएमएम का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट, जो लोग पहली बार मुझसे जुड़े हैं। ठीक है, सो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू, अब मुझे तो भाई मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कुछ मोलालिटी की तरह दिखाई पड़ता है, बट मोलालिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में होता है, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में रहेगा क्योंकि मैंने मोल को कन्वर्ट किया है। पर मुझे तो केजी में ही चाहिए, तो क्या करोगे आप, 1000 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सो मोल ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय molecular weight of solvent upon mass of solvent upon 1000 multiply by 1000। ठीक है, सो ये वाली चीज ने क्या कर दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट को केजी में ले आया। तो आप ये वाली टर्म को देखिए अच्छे से जरा, तो इट इज मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, विच इज नथिंग बट
मोलैलिटी, सो बस इसको पुटअप कर दो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू मोलैलिटी मल्टीप्लाई बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। आई होप दिख पा रहा होगा, कैमरामैन देखिए ज़रा, डिवाइडेड बाय 1000। सही है, कौनटे तक दिख पा रहा है? ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। अरे 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 कट गया, अरे 1000 कट गया यार। सो इसको जरा डब्बे में बंद करना था, कर दिया, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला, जो कि मोलैलिटी आप यहाँ से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। सो मैंने यहाँ पर RLVP के 3 फॉर्मूले देखे हैं। एक्चुअली एक ही फॉर्मूला है और बाकी जो 2 हैं वो उसी फॉर्मूले के मॉडिफाइड फॉर्म है। जो बेसिक फॉर्मूला है RLVP का, इट इज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। दिस रिप्रेजेंट्स लोअरिंग, पी नॉट माइनस पी एस रिप्रेजेंट्स लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और this complete term represents lowering of vapor pressure with respect to the original total pressure, which is P naught. So this complete term represents relative lowering of vapor pressure, which is equal to mole fraction of solute, which is n upon n plus n. n is छोटा n is mole of solute upon total mole। ठीक है, इसको मैंने उल्टा किया है, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया, तो मेरे को एक नया फॉर्मूला मिल गया, जो कि मैं बोर्ड एग्जाम में तो नहीं लगा सकती, पर मैं जेईई नीट के सारे मतलब लगा तो हर जगह सकती हूँ, आंसर हर जगह आ जाएगा, पर बोर्ड वाले इसको नहीं मानेंगे, आपको वो नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? अरे वही जिसके लिए पेपर देते हो, मार्क्स नहीं देंगे, ठीक है। सो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू n बाई एन, विच इज मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। उसके बाद इसको मॉडिफाई किया तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000, ये फॉर्मूला मुझे मिल गया। सो देर आर 3 फॉर्म्स ऑफ RLVP के फॉर्मूले, सो प्लीज़ टेक अ चेक, टेक अ लुक, ठीक है। इसके बाद मैं इसको यहाँ से हटाती हूँ और थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि मैंने यहाँ पर कोई भी वो वाला जो है टर्म नहीं लिया है जिसमें कि मतलब वो आ जाए, मतलब इलेक्ट्रोलाइट वाले सॉल्यूट्स आ जाए। मैं यहाँ पर अभी सिर्फ नॉन इलेक्ट्रोलाइट पे बात करूँगी, क्योंकि जब मुझे इलेक्ट्रोलाइट पे बात करनी होगी ना, तो इलेक्ट्रोलाइट पे बात करने के लिए मुझे एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसको वेंट हॉफ फैक्टर कहते हैं। बहुत कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी केमिकल इक्विलिब्रियम में हम बहुत सारी चीज़ें देख चुके हो, उससे रिलेटेड वही बेस है उसका, ठीक है। सो हम लोग वो वेंट हॉफ फैक्टर को अभी थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर हम इलेक्ट्रोलाइट्स पे भी बात करेंगे। सो यहाँ पे पहले इसको हटाती हूँ और फिर उसके बाद बात करती हूँ बेटा किस पे, क्वेश्चंस पे, ठीक है। सो बात करते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहले मैं एक बार फिर यहाँ साइड पे हमारे तीनों फॉर्मूले लिख देती हूँ, यहाँ इस कोंटे में लिख देती हूँ, ठीक है। पहला फॉर्मूला ये विजिबल है कॉर्नर, कैमरामैन? ओके। सो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज n अपॉन n प्लस n। फिर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू n बाई n। फिर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू मोलैलिटी इंटू GMM ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। सो आई होप कि ये विजिबल होगा। ओके, इन 3 फॉर्मूलों पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। देखो बताती हूँ, जैसे कि ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास, मोलैलिटी। जैसे मैंने तुम लोगों को कहा था कि मोलैलिटी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस ये लोग डायरेक्टली पूछ लेते हैं। यहाँ लिखती हूँ, व्हाट वेट ऑफ नॉन वोलाटाइल solute, what weight of non volatile solute यूरिया, देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है,
needs to be dissolved in 100 gram of water. Okay, 100 gram of water में in order to decrease the vapor pressure of water by 25%. also calculate, I hope आप लोग लिख रहे होंगे, molality of solution. okay, molality of solution भी calculate करना है. so देखते हैं क्या दिया हुआ है. मेरे हिसाब से बाकी लोग हमेशा की तरह पॉज करें, खुद सॉल्व करें, ठीक है, और अदरवाइज़ देखें अगर देखना है तो, बट मेरे अकॉर्डिंग तो आपको सॉल्व करके चेक करना चाहिए. वॉट वेट ऑफ नॉन वोलाटाइल, मतलब मुझे वेट निकालना है सॉल्यूट का, मतलब मुझे मास ऑफ यूरिया निकालना है कि कितना होगा. मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 100 ग्राम, दैट इज़ 0.1 kg, ठीक है. टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर बाय 25%, 25% से कम कर दिया, 25% से कम कर दिया यानी 75% कर दिया, यही होगा ना उसका भाई. 25%, दो चीज़ें होती है, 25% तक कम करना यानी 25% तक ले आना, और 25% से कम करना. तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस बाय, यानी 25% से कम कर दिया, यानी कितना कर दिया, 75%. सो भाई अगर मैं पी नॉट को 100 ले लूँ, ठीक है ना, अगर मैं पी नॉट को 100 ले लूँ, सो डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय 25%, यानी कि पी नॉट माइनस पी एस, ये कितना हो गया 25, 25% तक कम कर दिया. भाई कैसा है कि घर से वीडियो हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना. सो घर से वीडियो बनाते हैं तो क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे घर में, तो वो धूम मचाते रहते हैं. तो खैर वो अपना काम कर रहे हैं और आप अपना काम करो, है ना. वेल सो तो पी नॉट माइनस पी एस कितना हो गया 25, ठीक है. सो यहाँ पर देयरफॉर लगा देंगे फॉर्मूला, पी नॉट माइनस पी एस 25 हो गया. सो ये हो गया 100 माइनस पी एस इक्वल टू 25. सो ये हो गया 100 माइनस पी एस इक्वल टू 25. सो पी एस इज इक्वल टू कितना हो गया, जरा देखो भाई, पी एस इधर, पी एस हो जाएगा 75, वेल है ना, आई गेस 75 ही होगा, यस. और देयरफॉर पी नॉट हो गया है 100. मेरी नेफ्यू है बहुत ही छोटी सी, बहुत ही क्यूट सी, है ना. अब क्योंकि हम लोग कम्प्लीटली पूरा टाइम लॉकडाउन के कारण घर पे रहते हैं, 2 नेफ्यूज़ हैं, और लॉकडाउन के कारण चेरी और चिंकी नाम है उनके, ज्ञानवी एंड शिवालिका. अब क्योंकि हम लोग लॉकडाउन के कारण कम्प्लीटली दिन भर घर पे रहते हैं, सो कम्प्लीटली दे आर, मतलब वो कम्प्लीटली हमारे साथ खेलते रहते हैं पूरा दिन, और बहुत ज़्यादा हम लोग फैमिली टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं. ऐसा होता है ना, जब नॉर्मल डेज में स्कूल्स होते हैं बच्चों के, हम लोग का ऑफिस होता है, तो हम इतना टाइम नहीं दे पाते अपने बच्चों को, बट अभी बहुत ज़्यादा हम लोग उनके साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, इसीलिए दे आर ऑलवेज अराउंड अस, है ना. अभी भी यही हैं. वेल मिलाऊंगी कभी आप लोगों को भी. अभी आगे बढ़ते हैं. पी नॉट लगा दिया, पी एस लगा दिया, है ना. अब वेट निकाल लेते हैं. वो लगा दो यार अपना वाला फॉर्मूला, कोई भी लगा सकते हो, फर्स्ट वाला भी लगा सकते हो, सेकेंड वाला भी लगा सकते हो. पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन बाई एन की बात कर लेते हैं. पी नॉट माइनस पी एस आपको दिया हुआ है डायरेक्टली, पी नॉट माइनस पी एस ही दिया हुआ है 25. सो बात कर लो 25 अपॉन पी एस कितना दिया हुआ है 75 इक्वल टू, ठीक है. एन बाई एन तो आप मोल, मतलब मोल आपको दिया नहीं हुआ है, तो आप सीधा सीधा मोल ऑफ यूरिया निकाल लो डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट. तो मास आपको दिया हुआ है 100 ग्राम, सो इट विल बी 100 अपॉन 18. 18 ऊपर चला जाएगा, 25 बन जा, 25 3 जा, ठीक है, सीधा सीधा निकल गया. इसके बाद आप निकाल लो मोल. आई होप ये दिख रहा होगा कैमरामैन, हेलो, दिख रहा होगा शायद. ओके सो अब आगे का यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी मैं. यह गया 1/3 इक्वल टू मोल इंटू 18 अपॉन 3, नहीं 3 नहीं सॉरी, क्या है 100. सो देयरफॉर मोल इक्वल टू 100 इधर गया,
और ये डिवाइड में आ गया 3 × 18, ये 9 से चला गया, 50 से चला गया, सो इट विल बी 50/27 मोल ऑफ यूरिया आ गया। मुझे मोल नहीं निकालना था, मुझे क्या निकालना था, मास निकालना था, ठीक है। सो देयरफॉर मास ऑफ यूरिया क्या आ जाएगा, मास ऑफ यूरिया बहुत ही इजीली आ जाएगा, विच इज़ मोल इंटू GMM। मोल आ गया 50/27, GMM 60 होता है, यूरिया का 50 बार बता चुकी हूँ। 3 से काट दो, 3 9 सा चल जाएगा, 3 20 सा चल जाएगा, 5 2 सा 100 हो गया, ठीक है ना, 5 2 सा 10 हो गया, सॉरी। सो 10 और 50, 2 ये बच गए, 1000/9 हो जाएगा ये। सो 1000/9, 1000/18 होता है 55.55। सो ये 55.55 का डबल हो जाएगा, यानी कि 111 वगैरह कुछ होना चाहिए, है ना। देखें क्या दिया है, हाँ बिल्कुल 111 ही दिया है, 111.11 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ यूरिया। वेल एक और चीज़ मुझे निकालनी थी जो कि मोलालिटी है, तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगी, मैं वैसे तो यहाँ पे मैंने मोल निकाल लिया है, मोल बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कर दो, है ना, उससे भी निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्टली वो फॉर्मूला दिया है उससे भी निकाल सकते हो। सो देयरफॉर मोलालिटी क्या हो जाएगा, मोल बाय मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज 50/27 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 100 ग्राम, सो सीधा सीधा 0.1 kg। सो 0.1 kg ये हो गया, तो ये हो गया 500/27, ठीक है ना, 500/27। तो मोलालिटी कम्स आउट टू बी 500/27। कैलकुलेटेड वैल्यू है मेरे पास आज कुछ 18 कुछ 18.52 दिया है, देख लेना क्या आता है, ठीक है ना, रिड्यूस कर सकते हो उसको। वेल सो इस तरीके से आपने शायद ये एक्सपीरियंस किया होगा कि इस वाले फॉर्मूले से कंपैरेटिवली फास्टर कैलकुलेशन हम कर पा रहे हैं रादर देन फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है। वेल कंफर्ट जोन आपका है, अगर आप फर्स्ट फॉर्मूले के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो स्टिक टू दैट, अगर आप सेकंड के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो स्टिक टू दैट। बट एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, मेरे बच्चों की आदत है, मैं 50 बार भी एक चीज़ बोलती हूँ ना तो भी आप लोग वही चीज़, मतलब वही गलतियाँ करते हो जिसका मुझे डर होता है हमेशा। फिर बोल रही हूँ, कीप इन माइंड बेटा, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है तो हमेशा आपको फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला n+n वाला फॉर्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा। ऑल्दो आप कैलकुलेशन दोनों से कर सकते हो, बट वहाँ पर आपको लिखना तो वही वाला फॉर्मूला पड़ेगा, n+n वाला, ठीक है। जेईई नीट में सेकंड फॉर्मूले से फास्ट कैलकुलेशन हो जाते हैं, इसीलिए सेकंड दिया हुआ है। अगर आप किसी स्टैंडर्ड बुक में देखेंगे, मैं स्टैंडर्ड बुक की बात कर रही हूँ, ठीक है, ऐसी एररलेस, मतलब ऐसा मैं कुछ बोलूँगी नहीं नाम, बट मैं स्टैंडर्ड बुक की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो अगर आप किसी स्टैंडर्ड बुक में देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से सेकेंड फॉर्मूले से चीज़ें कैलकुलेट करके दी होगी, ठीक है। हाँ, डेरिवेशन कहीं नहीं दिया होगा, वो यहीं मिलेगा आपको। सो बात करते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन की। सो लिख लो फटाफट, मिटाती हूँ मैं। एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, सो एक और बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन, मार्कर चेंज कर लिया जाए ज़रा, देखते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन, दिख रहा होगा शायद, एक बार देखें चीज़ें विजिबल हैं क्या, क्योंकि मार्कर नया लिया है मैंने, तो वो काफ़ी लाइट होता है जब नया होता है मार्कर, तो काफ़ी लाइट है, वही सही है, ओके। सो वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का दिया हुआ है, of an aqueous solution of glucose is 750 mm। सोल्यूशन का प्रेशर दिया हुआ है बेटा, यानी PS दिया हुआ है आपको,
कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूट, ठीक है ना। और यहाँ पे एट 373 केल्विन दिया हुआ है। देखो मैंने कभी टेम्परेचर नहीं लिखा, टेम्परेचर ऑल दो क्वेश्चन में दिया होता है, बट मैं इतना ध्यान नहीं देती, ठीक है ना। ये वाले क्वेश्चन में टेम्परेचर लिखा है और अंडरलाइन भी किया है। दैट मीन्स कि वहाँ पे टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंस है, और ऐसा ही एक क्वेश्चन जेई में पूछा गया है, ठीक है ना। ऐसा ही एक क्वेश्चन, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन था वो, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन था, बट स्टिल बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगेन टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंस था, बच्चे समझ ही नहीं पाए कि टेम्परेचर का क्या मतलब दिया है, वहाँ पे टेम्परेचर क्यों दिया है, टेम्परेचर से क्या मिलेगा हमको। देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 mm एट 373 केल्विन। 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बस वही तो कहानी सबसे मेन है यहाँ पर, ठीक है। क्यों मेन है देखो बताती हूँ आगे। कैलकुलेट मोलैलिटी, मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ओके, इट्स वेरी इजी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे बताओ भाई? सीधा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट लिखो ना, वही तो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। फर्स्ट फॉर्मूला डायरेक्टली आ जाएगा, वही देता ही तो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। सो देखो, अब पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन, यानी मुझको पी एस दिया हुआ है बेटा 750 mm ऑफ Hg, ठीक है। और वो दिया हुआ है 373 केल्विन, यानी कि पानी के बॉइलिंग पॉइंट पर। तो बेटा पानी का बॉइलिंग पॉइंट रीच हो चुका है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट रीच हो चुका है, यानी ही पानी का वेपर प्रेशर कितना हो चुका होगा। तो भाई सीधी सी बात है, जब भी किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाता है, जब भी किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो चुका है किससे? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे। यानी यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ पानी इक्वल हो चुका है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 180 m। वही तो कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 180 m, एंड 180 m यहाँ पे mm में लेना पड़ेगा, सो इट इज 760 mm। तो मैं कह सकती हूँ कि P नॉट कितना होगा? P नॉट होगा 760 mm ऑफ Hg, यानी इस क्वेश्चन में P नॉट कहीं दिया नहीं है पर दिया भी है। तो जब भी आपको P नॉट डायरेक्टली ना दिया हो, फोकस करो टेम्परेचर पे कि भाई साहब टेम्परेचर क्या दिया है। कहीं टेम्परेचर, पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं दिया। अगर टेम्परेचर किसी भी चीज का, पानी का या सॉल्वेंट जो भी है, ठीक है ना, अब अगर टेम्परेचर उस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दिया है तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर या सोल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके जितना हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना हो जाएगा। अब आप कहोगे कि मैम क्या बात कर रहे हो आप, सॉल्वेंट में पानी ले लिया, ठीक है समझ में आता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 हमें पता है, पर आप बेंजीन ले लो, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी पता है। अरे भाई सबको पता है कि बेंजीन और बाकी सबका बॉइलिंग पॉइंट हर किसी के हम घोटते थोड़ी बैठेंगे। तो इन दैट केस वो आपको वहाँ पे दे देंगे कि दिस टेम्परेचर इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्वेंट, ठीक है। बट जनरली सॉल्वेंट हम पानी लेते हैं, पानी का पता होता है सभी को, सो इसीलिए उस तरह के क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो पी नॉट समझ गया 760, पी एस समझ गया 750। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, जो कि बड़े प्यार से मिल जाएगा। मोलैलिटी फॉर्मूला है मेरे पास, बहुत अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट वाला फॉर्मूला यूज करो। अब आप बोलोगे मैम क्या आप भी मजाक करते हो, आप कभी बोलते हो ये वाला फॉर्मूला मत यूज करो, कभी बोलते हो वो वाला फॉर्मूला मत यूज करो। देखो जरा इस क्वांटम में मैंने वो बड़े प्यार से 3 फॉर्मूले लिखे थे जो मैंने गलती से मिटा दिए। मैं फिर से एक बार लिखती हूँ, पी नॉट माइनस पी एस एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये पहला फॉर्मूला। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू, अरे क्या था, एन बाई एन, ये दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। एंड पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू मोलैलिटी इंटू जी एम एम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। आई थिंक यही था फॉर्मूला, तीसरा वाला, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, इन तीनों में से मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट सबसे आसानी से कहाँ से मिलेगा? फर्स्ट वाले से ही मिलेगा ना ऑब्वियसली। अब अगर मैं सेकंड में पहले मोल निकालूं, फिर उसको फिर मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालूं, फिर उससे मोल फ्रैक्शन निकालूं, तो ये तो ऐसे घुमा घुमा के खाने वाली कहानी हो जाएगी। तो भाई घुमा घुमा के नहीं खाओ,
ठीक है। तो क्या करेंगे, पे तो उस केस में भी भरेगा पर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के लिए फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एंड मोलालिटी के लिए, तो भाई मोलालिटी के लिए देखो फिर सबसे आसान क्या होगा, थर्ड वाला ही होगा, सो थर्ड वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन दी क्या बोलते हैं चीज़ की आपसे क्या पूछा है, आप जरा चतुराई दिखाएं, ठीक है, मेरी तरह थोड़े चालाक बने और क्या करें फिर उस तरीके से फॉर्मूला यूज़ करें। बट बेटा इन सब के लिए थोड़ी चालाकी दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आपको तीनों अच्छे से याद होंगे तभी आप समय पर कौन सा यूज़ करना है ये चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है। नहीं तो घूमते ही रहेंगे, कंफ्यूज ही होते रहेंगे कि यार करना क्या है। समझ में आ रहा है। सो तीनों फॉर्मूले याद करना सबसे इंपॉर्टेंट। सो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, बहुत सारे लोगों ने तो सॉल्व भी कर लिया होगा। पी नॉट दिया हुआ है मुझे 760 माइनस पी एस मुझे दिया हुआ है 750 अपॉन पी नॉट इज अगेन गिवन 760, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, so therefore mole fraction of solute comes out to be 10 upon 760, 0 cancel, it will be 1/76, that's it, आंसर आ गया। नीचे लिख दूं कैमरामैन। so therefore mole fraction of solute will be equal to 1/76, this is the answer। बहुत ही खूबसूरत, ठीक है, ओके, इससे ज़्यादा नीचे नहीं लिखूंगी। सो यहाँ पे बात करते हैं मोलालिटी की। सो मोलालिटी कैसे कैसे निकालेंगे, देयरफॉर बाय यूजिंग थर्ड फॉर्मूला, है ना। इसको मस्त नाम दे देती हूँ 1, इसको दे देती हूँ 2, इसको दे देती हूँ 3। सो अब बात करते हैं बाय यूजिंग थर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो पी नॉट इज 760 माइनस 750, या डायरेक्टली 10 लिखती हूँ ना, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 750 इक्वल टू मोलालिटी इंटू जी एम एम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इज पानी एंड जी एम एम इज 18 अपॉन 1000, ठीक है, 0 कैंसिल, सो इट विल बी 1 अपॉन 75 इक्वल टू, दिख नहीं रहा होगा शायद, है ना, 1/75 इक्वल टू ये मोलालिटी है, मास नहीं है, इंटू 18 अपॉन 1000, 25 से कट जाएगा, 25 3 सा 25 4 और 0 40 सा, ठीक है, 2 9 सा 2 20 सा, और काटना है काट तो सकते हो, वेल इसको यहाँ ले आओ। सो मोलालिटी इज इक्वल टू 21 सा 20, ये नीचे आ जाएगा, 3 9 सा 27, और काटना है और काट सकते हो, मेरे हिसाब से ये आंसर आना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं क्या देते हैं ये लोग। 1 मोल फ्रैक्शन दिया है भाई, मोलालिटी नहीं दी, मोलालिटी भी दी होगी शायद। डायरेक्ट आंसर दिया है 0.74 समथिंग कुछ दिया है, 0.741 कुछ दिया हुआ है, ठीक है, 0.7 आ तो जाना चाहिए, 20/27, यस एग्जैक्टली 0.74 आता है अगर कैलकुलेट कर लो तो। वैसे सुंदर है फ्रैक्शन, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द इक्वेशन, दिस इज़ द क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसको आप कर सकते हो सॉल्व। और ऐसे ही आरएलवीपी के और भी क्वेश्चंस कराऊंगी। जस्ट आपको सबसे पहले आरएलवीपी का मुझे और क्या कराना है, तो आरएलवीपी का एक केस कराना है जिसमें मैं इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करूंगी, वो मैं इस वीडियो में नहीं करूंगी, वो मैं अगले वीडियो में करूंगी, ठीक है। सो सबसे पहले इसके बाद यहाँ पे इस वीडियो में जो मैंने कराया वो आरएलवीपी के 3 फॉर्मूले पढ़ाए, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, उसके ऊपर एक क्वेश्चन कराया, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। फिर दूसरा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस और इक्वल टू n/n, और पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस मोलालिटी वाले फॉर्मूले से। सो मोलालिटी कैलकुलेट करने सिखाई, तीनों फॉर्मूलों का यूज़ करना सिखाया, अलग अलग कंडीशंस में कैसे करते हैं, ठीक है। ये भी बताया कि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे आप, जेई नीट में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई कैलकुलेशन को इजी करने के लिए और टाइम को सेव करने के लिए आप बाकी के फॉर्मूलाज का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट आज मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हैं बेटा, कीप इन माइंड मैंने सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स को ही लेकर किया है। अगले वीडियो में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट्स की बात करूंगी, ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में बताऊंगी, वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ाऊंगी, एंड एक एक्सपेरिमेंट होता है ओसवाल्ड वॉकर
ठीक है। सो उस वाले एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आरएलवीपी के ऊपर। सो अगले वीडियो में 2 चीज़ें करनी है मुझे। पहला तो वो अपना नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉरी इलेक्ट्रोलाइट वेंट ऑफ फैक्टर वाली चीज़ करनी है, वाली चीज़ बतानी है, एंड सेकंड ओसवाल्ड वॉकर मेथड बताना है, ठीक है। सो उसके बाद आरएलवीपी हमारा खत्म हो जाएगा और फिर हम बात करेंगे अगले वाले मतलब नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। जल्दी जल्दी इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं दोस्तों, ताकि हम अपने ऑर्गेनिक के पास मूव ऑन कर पाएँ और साइमल्टेनियसली अगले फिजिकल के चैप्टर पे मूव ऑन कर पाएँ, ठीक है। सो हियर आई गो, सो गुड बाय, स्टे ट्यून्ड।